थोड़ी सी नई बातें सुनाई दे रहा है। फिर से एक बार हेडिंग लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे वेपर प्रेशर की। क्या होता है वेपर प्रेशर? वेपर का प्रेशर, यस और नो? चलो, हेनरीज लॉ क्या कहता है बताओ? हेनरीज लॉ क्या कहता है? क्यों हेनरीज लॉ ढूंढा हमने? स्टेटमेंट है ना हेनरीज लॉ का, बता क्या है? बोलो हेनरीज लॉ। केएच के बारे में कुछ नहीं है हेनरीज लॉ, बाजू में। बोल अंशी, पोस्ट बर्थडे गर्ल, जल्दी बोल, क्या कहता है हेनरीज लॉ? किसका प्रेशर, किसका मोल फ्रैक्शन? ऐसी कोई बात नहीं है। बोल बोल, हेनरीज लॉ क्या है? हाँ पढ़ के बोल। सुनाई दे रहा है सबको? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसी कहां कई बातें लिखी है कि मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है? वो तो फॉर्मूला है। तो मास फास भी कुछ नहीं होता, पहले ही बता दिया था मैंने। कहां पर हम लोग से ये सब पढ़ रहे हैं? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो डिजोल्व के बारे में सोचना है, मतलब सॉल्युबिलिटी के बारे में सोचना है हमेशा कि कितना गैस डिजोल्व करवा रहे हैं हम, वो सोचना है। तो दिस इज प्रेशर डिपेंडेंसी, कि गैस कैसे डिजोल्व होता है। अगर हम लिक्विड लिक्विड की बातें करें, ठीक है, जब लिक्विड को दूसरे लिक्विड में मिक्स करना हो, मतलब उसके ऊपर डिजोल्व करवाना हो, कितना लिक्विड डिजोल्व हो गया है, ठीक है, तो वो सब जानने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? वेपर प्रेशर का। क्या होता है वेपर का प्रेशर? तो वेपर का प्रेशर सिंपल, कहां से आई वेपर? क्या आपने रखी थी? मतलब ये सवाल है मेरा कि अगर सपोज एक कंटेनर ले लेते हैं, एक कंटेनर ले लेते हैं, इस कंटेनर में भर दिया पानी, इस कंटेनर में पानी भर दिया, क्या इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है? किसका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक तो ये है प्रेशर एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई दूसरा प्रेशर लगेगा इसके ऊपर? कौन सा? एक्सटर्नल प्रेशर है ही नहीं, दूसरा वही प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, यस और नो? हाँ चलो, यहां पर आता है सवाल, क्या इसके ऊपर कोई वेपर प्रेशर है अभी? आप बोल रहे हो ना वेपर का प्रेशर, मतलब यहां पर वेपर्स होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये मेरा सवाल है। यहां वाटर वेपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो वाटर इवापोरेट कैसे हो गया अगर वेपर नहीं है? तो पड़े पड़े ही रूम टेम्परेचर पर बिना गर्म किए नहीं होगा इवापोरेट। इधर पानी फेंक दिया, क्या वो इवापोरेट होगा कि नहीं होगा? तो पड़े पड़े हो गया ना। मतलब क्या किया तुमने? उसको गर्म किया था, नीचे से फूंक मारी थी ऐसे, तो फिर तो उससे क्या फर्क पड़ता है? सरफेस एरिया क्या फर्क पड़ा? अपने दिमाग की बत्ती खोले, बताओ इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लगाएंगे? प्रेशर होता है वो सरफेस का जो वाटर है, ध्यान से देखें, ये है जो वो है सरफेस के मॉलिक्यूल्स, वाटर के सरफेस के मॉलिक्यूल्स। हमेशा वाटर इक्विलिब्रियम में रहता है। कौन से? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। जैसे ही इसके ऊपर एटमॉस्फेयर में कांटेक्ट में आता है एट रूम टेम्परेचर,
रूम टेम्परेचर पर ये जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स इवापोरेट होने का ट्राई करेंगे। कैसे? क्योंकि थोड़ी सी भी उसको रूम टेम्परेचर की भी अगर हीट मिल जाती है, ठीक है, तो वाटर पार्टिकल लिक्विड और गैस के इक्विलिब्रियम में रहेंगे, ठीक है, हमेशा। मतलब ये मॉलिक्यूल पहले गैस में कन्वर्ट हुए, फिर लिक्विड में कन्वर्ट हुए, फिर गैस में हुए, फिर लिक्विड में हुए, फिर गैस में हुए, फिर लिक्विड में हुए। हमें ऐसा लग रहा है कि वो लिक्विड ही है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो इतने फास्ट मूविंग होते हैं, मतलब गैस में गए वापस लिक्विड में, वापस गैस में गए वापस लिक्विड में गए। अब ये जो परसेंटेज है ये 100% नहीं होता ऐसा, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी उड़ जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है कौन से फैक्टर्स पे, क्योंकि डिपेंड करता है जो आपको पता है सरफेस एरिया, ज्यादा सरफेस एरिया है तो जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, मतलब ये रेट स्लो हो जाएगा। और दूसरा आपको पता है टेम्परेचर, हवा चल रही है, ठीक है, एयर फ्लो, बॉइलिंग तो अलग ही बात है। ये सिर्फ हम इवापोरेशन के क्राइटेरिया देख रहे हैं। तो इवापोरेशन होने की वजह से ये हमेशा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहता है। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैसे काम करता है बताओ? उसके दोनों स्टेट कांस्टेंट, मतलब जितना वो वाटर इवापोरेट होता है उतना वो वाटर मॉलिक्यूल ऐसे। बताओ, चलो बोलो धीरे धीरे। इस तरफ मैं ले रहा हूं रेट, ठीक है, इस तरफ क्या ले लो, इस तरफ क्या ले लो, बोलो चलो। रेट ऑफ क्या, मतलब वही पूछ रहा हूं। इस तरफ ले लेते टाइम बस, और इस तरफ ले लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ले लो, या फिर फॉर्मेशन ले लो, ऐसा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता जाएगा। ये है रिएक्टेंट्स और ये है प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होता जाएगा। समझ में आ रहा है? देखो हमारे में रिएक्टेंट क्या है, हमारे में रिएक्टेंट लिक्विड है, लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस है इवापोरेशन, ठीक है। और ये प्रोसेस कौन सा है, कंडेंसेशन, ठीक है। और ये जो पॉइंट है दिस इज इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है? इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन साथ साथ में हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे हम इसको देख रहे हैं। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स अगर कोई लिक्विड जो इवापोरेट हो सकता है, जिसको हम ऐसा बोलेंगे वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड या फिर वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है। अगर वोलेटाइल लिक्विड है जो इवापोरेट हो सकता है, वो हमेशा लिक्विड एंड गैसियस स्टेट के डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेगा, और उसी की वजह से उसके ऊपर हमेशा दो टाइप के प्रेशर बने रहेंगे। एक तो हमारा प्रेशर एटमॉस्फेरिक और दूसरा उसका वेपर प्रेशर। समझ में आ रहा है? उसके ऊपर हमेशा वेपर होगी। दैट मींस अगर सपोज मैंने यहां पर भर दिया पेट्रोल, तो पेट्रोल के ऊपर उसकी वेपर दिखेगी, आपको दिखेगी, हमेशा दिख रही है, यस और नो? देखा है आपने कभी पेट्रोल भरना, ऐसे उसके ऊपर देखते रहना ध्यान से, आपको दिखेगा हमेशा उसके ऊपर गैस। क्यों? क्योंकि इसका इवापोरेशन रेट बहुत फास्ट है, आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। बट जो वाटर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, ऐसे लिक्विड में भले ही वो वोलेटाइल लिक्विड है, फिर भी उसका जो रेट है वो बहुत कम है, मतलब ये हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहते हैं। तो उसकी वजह से आपको एग्जैक्टली इसके वेपर्स देखने को नहीं मिलते पानी के ऊपर। समझ में आ रहा है? और इसी की वजह से हमें पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी वहां पर वेपर प्रेशर है एग्जिस्टिंग फॉर्म में। क्लियर है बातें? वही वेपर प्रेशर को हमें समझना है कि ये वेपर प्रेशर कैसे इफेक्ट कर रहा है। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? यस और नो? सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे वेपर प्रेशर। उच्च वेपर प्रेशर नहीं, नॉन वोलेटाइल उड़ा ही नहीं तो कहां से आएगा इक्विलिब्रियम, गैस में कन्वर्ट ही नहीं हुआ वो,
ठीक है, निकला ही नहीं तो वहीं का वहीं रह जाएगा, जो स्टेट में वही स्टेट में। ये इक्विलिब्रियम की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, अगर नहीं होता ऐसा गैस में कन्वर्जन तो इसमें कुछ नहीं होता। नॉन वॉलेटाइल हुआ तो कुछ नहीं। ठीक है, वेपर प्रेशर सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, फिर उसका डेफिनेशन लिखेंगे। प्रेशर एक्सर्टेड बाय, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स of the liquid in equilibrium with liquid at given temperature। लिक्विड की वेपर का लिक्विड के ऊपर का, ठीक है, लिक्विड की वेपर्स का लिक्विड के सरफेस के ऊपर का प्रेशर जो है एट गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही चेक करना है। उस टाइम पे जो भी प्रेशर लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है, यस और नो? श्रेया चलो लिखो, एग्जाम्पल करके लिखो। H2O is volatile liquid, H2O is volatile liquid which converts its state from liquid to gas continuously by evaporation and condensation process, which converts states बोल फिर से पूरा मुस्कान। from liquid to gas continuously by evaporation and condensation. This is known as dynamic equilibrium. This is also known as phase equilibrium। ठीक है, फेज कन्वर्जन है ना ये, तो इसको हम बोलेंगे फेज इक्विलिब्रियम। डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो कि यहां पर जो सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस के मॉलिक्यूल्स है, उसके काइनेटिक एनर्जी की वजह से होता है। मतलब ये जो मॉलिक्यूल्स है उनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो कन्वर्जन रेट करते हैं, मतलब रेट को बढ़ाते हैं, मतलब इवापोरेशन करना है या फिर जो भी एनर्जी है उसके पास, उसका कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो उसका लिक्विड के अमाउंट के साथ कोई डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, तो जो वेपर प्रेशर है ये डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ लिक्विड। ये काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसलिए उसके अमाउंट से कोई लेना देना नहीं। मेजरली किसके ऊपर डिपेंड है,
टोटली ऐसा लिख सकते हो, मेजरली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो हर बार जब भी आपको वेपर प्रेशर दिखाना हो तो आप हमेशा टेम्परेचर को मेंशन करेंगे, ठीक है। फैक्टर्स लिखो सबसे पहले, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। पहला फैक्टर है नेचर लिक्विड का, पहला फैक्टर है नेचर ऑफ लिक्विड। कैसे? अगर लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग है तो क्या होगा? तो लिक्विड हो जाएगा मोर विस्कस, ठीक है। लिक्विड कैसा हो जाएगा? मोर विस्कस। उसका इवापोरेशन रेट कम हो जाएगा, ठीक है, उसका इवापोरेशन रेट कम हो जाएगा, और कम इवापोरेशन रेट की वजह से इसका वेपर प्रेशर भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसका वेपर प्रेशर भी कैसा हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बातें? यस और नो? अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की बात करें, एग्जांपल करके लिखो, एग्जांपल करके ये ड्रॉ ही कर लो, चलो। यहां पर लेते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है, यहां पर ले लेते हैं वेपर प्रेशर, और इस तरफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, चलो। विस्कोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर कैसा होगा? डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स यहां पर विस्कोसिटी, अगर वाटर की बात करें तो ऐसा होगा, उससे ज्यादा विस्कस लिक्विड, उससे ज्यादा विस्कस लिक्विड कौन सा है? ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बनेंगे। जैसे ये है वाटर का, ठीक है, दूसरा उससे ले लेते हैं आप अल्कोहल ले लो, ठीक है, फिर इसके बाद CCl4 ले लो, एसीटोन ले लो, ये सब है। ऐसे आपको ग्राफ देखने को मिलेंगे। विस्कोसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे वेपर प्रेशर कैसा होगा? डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है? दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर वेपर प्रेशर इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेपर प्रेशर के। जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। क्लियर है? जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। तो सेम ग्राफ इसके अंदर ऐसा हो जाएगा। अब यहां पर ले लो टेम्परेचर, ठीक है, तो इसके अंदर ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा ऐसे। इसमें आप ले लो पहले वाटर, अल्कोहल, डाई इथाइल ईथर,
एसीटोन, डाई इथाइल ईथर एसीटोन, उसको इंटरचेंज कर दो, इधर डाई इथाइल ईथर रखो, इधर एसीटोन कर दो। इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन बोलते हैं इसको। स्पेलिंग लिखो, CLAUSIUS CLAPE PEYRON, sorry, PEYRON, क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन। क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशन कहता है log ऑफ P2 by P1 equals to delta H vaporization upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 T2 only for need purpose, need JEE purpose। पहले अभी नीट बोलना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर यूज करें ऐसा। बहुत आर गैस कांस्टेंट है, वेपोराइजेशन एंथैल्पी है, P2 एंड P1 है, प्रेशर चेंज जो है वो, ठीक है, और T1 T2 टेम्परेचर चेंज है। क्लियर है इसमें? क्लॉसियस कैप्रॉन इक्वेशंस। इसके अंदर T2 इज ग्रेटर देन T1 आएगा, ऑलवेज T2 इज ग्रेटर देन T1। T1 and P2 are vapor pressure at T1 and T2 temperature। क्लियर है बातें? यस और नो? वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसको बोलेंगे वेपर प्रेशर? यस और नो? चलो लिक्विड की बातें करते हैं आगे। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, चलो इधर अगर सपोज मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर दो लिक्विड भरे हुए हैं, ठीक है, जिसके अंदर दो लिक्विड भर दिए मैंने, एक का नाम रखा लिक्विड ए और दूसरे का नाम रखा लिक्विड बी। कितना प्रेशर होगा? तो कि भाई इसका वेपर प्रेशर PA जितना और इसका वेपर प्रेशर PB जितना, तो P टोटल जो है वो PA प्लस PB जितना हो जाएगा। दिस इज टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो है वो है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? यस और नो? अगर सपोज इसके ऊपर से एक दूसरे की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है, इसके ऊपर से एक दूसरे की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है कि कौन सा किसमें कितना मिसिबल है, मतलब कितना सॉल्युबल हुआ, वो अगर चेक करना है तो कैसे करेंगे? ठीक है, दैट मींस अगर सपोज मैं ऐसा बोलूं कि PA कितना है इसके अंदर और PB इसके अंदर कितना है, ठीक है, कितना डिसॉल्व हो रहा है ड्यू टू वेपर प्रेशर्स ऑफ PA एंड PB, ठीक है, ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ PA एंड PB।
ये जो रिलेशनशिप है दैट इज सॉल्युबिलिटी एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन सॉल्यूशन। ये जो रिलेशनशिप है ये दिया है राउल्ट ने, ठीक है, राउल्ट ने। फ्रांकोसिस मैरी राउल्ट ऐसा नाम है उसका पूरा नाम, फुल फॉर्म नीट वाले खास याद रखें, ठीक है। फ्रांकोसिस मैरी राउल्ट ऐसा नाम है उसका, क्लियर है बात है। तो राउल्ट्स लॉ, इसके ऊपर से सबसे पहला हेडिंग लगाएंगे राउल्ट्स लॉ। सबसे पहले ये लिख लो, RAOULD, ओ माय गॉड। लिखो, राउल्ट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन partial vapor pressure of volatile component and its mole fraction in the solution. And its mole fraction in the solution. डेफिनेशन लिखे, मतलब स्टेटमेंट लिखेंगे। राउल्ट लॉ का पहला स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट is directly proportional to mole fraction. Partial vapor pressure of a component is directly proportional to mole fraction of that component. Mole fraction of that component in the solution at given temperature. ये राउल्ट्स लॉ का पहला स्टेटमेंट है। वैसे तो डाल्टन का चोरी कर दिया है, या फिर हेनरी का भी। हेनरी का क्या था, वेपर निकाल दो खाली, बाकी सब सेम। समझ में आ रहा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, ऐसा बोला था उसने, और सॉल्युबिलिटी को ढूंढा मोल फ्रैक्शन के फॉर्म में ही। बट अब ये क्या बोल रहा है, थोड़ा आगे बढ़ा और सेम चीज वापस रिपीट की। उसने क्या बता दिया कि वोलेटाइल कंपोनेंट होना चाहिए पहले तो, ठीक है। क्या बोलना है, इसके अंदर ये मेरा सॉल्यूशन, जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट, ठीक है, एक सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। और दूसरा इसके अंदर क्या है पहले से, देखिए दूसरा इसके अंदर है सॉल्वेंट, ठीक है। दूसरा अंदर क्या है, सॉल्वेंट, वो तो वोलेटाइल ही है पहले से, मतलब दोनों ही चीजें वोलेटाइल होनी चाहिए।
तो इसका कहना ये है कि भाई आपका जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, कंपोनेंट मान लेते हैं ए है, कंपोनेंट ए का पार्शियल वेपर प्रेशर जो है वो इसके प्रोपोर्शन के, मतलब कितना सॉल्यूट इसके अंदर डिसॉल्व किया गया है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है? ये क्या है? क्योंकि ये है पार्शियल वेपर प्रेशर, वर्ड्स पे ध्यान रखना, ऑफ कंपोनेंट ए, और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जितना डिसॉल्व हुआ है उतना उसका प्रोपोर्शन XA के फॉर्म में। क्लियर है बात? अब बात आती है राउल्ट के कांस्टेंट के ऊपर। अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाना है, ठीक है, अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो क्या किया राउल्ट ने? तो राउल्ट ने क्या किया कि भाई PA इक्वल्स टू बीच में रखा एक कांस्टेंट K इंटू XA। ठीक है, अब ये K की वैल्यू कितनी हो सकती है? ठीक है, ये K की वैल्यू कितनी हो सकती है ऐसा उसने बताया। अगर सपोज मैं इसके अंदर कोई वोलेटाइल कंपोनेंट लू ही ना, दैट मींस मेरे पास एक सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट ही है। सॉल्यूशन किसका बना हुआ है? सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट का बना हुआ है। दैट मींस सॉल्यूट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, मतलब एक ग्लास में पानी भर दिया, बस हो गया। समझ में आ रहा है? यस और नो? इसके अंदर कोई सॉल्यूट नहीं है। इस केस में जब मैं वेपर प्रेशर फाइंड करूंगा, ठीक है, इस केस में जब मैं वेपर प्रेशर फाइंड करूंगा तब वो वेपर प्रेशर कितना होगा? क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यस और नो? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये सॉल्वेंट कैसे फॉर्म में होना चाहिए? क्योंकि ये सॉल्वेंट होना चाहिए प्योर फॉर्म में। कैसे फॉर्म में होना चाहिए? प्योर फॉर्म में। इसलिए इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? P नॉट ए। P नॉट ए क्या है? फॉर, तो कंपोनेंट, ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म। क्लियर है बातें? जब कंपोनेंट अपने खुद के प्योर फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म में मतलब सॉल्यूशन में अकेला ही है, तब मेजर कर लिया, वो जितना आएगा वही है हमारा P नॉट ए। ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, ये वैल्यू ऐसी है, कांस्टेंट है, मतलब पानी को अगर आपने एक बार मेजर कर लिया तो हर बार पानी प्योर फॉर्म में उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इस कांस्टेंट को इसके साथ कंपेयर किया, दैट मींस K इक्वल्स टू P नॉट ए, ऐसा आ जाएगा। K इक्वल्स टू P नॉट ए, कांस्टेंट वैल्यू। समझ में आ रहा है? यस और नो? वो चाहे कुछ भी हो, और इसी वैल्यू को हम लोग क्या बोल देंगे? तो कि इस वैल्यू को कंसीडर करो और राउल्ट का लॉ दूसरा लिखो इसके अंदर, तो हमें पता चलेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो कि फॉर्मूला इज PA इक्वल्स टू, के बदले रखेंगे P नॉट ए इंटू XA। दिस इज फॉर्मूला फॉर राउल्ट्स लॉ। क्लियर है बातें? जिसके अंदर अगर बात करूं मैं, तो ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। और ये क्या है? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? यस और नो? अगर इसके ऊपर का स्टेटमेंट बनाए
स्टेटमेंट 2, लिखो वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट at a given temperature is equals to mole fraction of that component in the solution multiplied by mole fraction of that component in the solution multiplied by vapor pressure of that component in a pure form. अगर मेरे पास दो कंपोनेंट है, ठीक है, मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितने कंपोनेंट है, ए एंड बी है, इसका मतलब ये हुआ अगर पी ए लिखूं तो पी ए क्या है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, पी बी क्या है, तो कि पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यस और नो, पी ए पी बी समझ में आ रहा है। अगर टोटल प्रेशर निकाले तो पी टोटल इक्वल्स टू क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी, दैट मीन्स पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, पी टोटल इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला पहला याद रखेंगे सीधा सीधा, वैसे हमें ये पता ही है, इसमें कुछ दौड़ मारने जैसी बात नहीं की। अगर सपोज यहां पर मैं कंसीडर करूं एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1, therefore xb equals to 1 minus xa, yes or no, xb equals to 1 minus xa, मैं इसके अंदर रख रहा हूं, ठीक है, p टोटल के अंदर, तो p टोटल कितना आ गया, p नॉट a, यहां पर पहले देख ले, p नॉट a xa प्लस p नॉट b 1 माइनस xa, ठीक है, p नॉट b 1 माइनस xa, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, यस और नो, अंदर मल्टीप्लाई करो पी नॉट बी को, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए वाले को साथ में रखो, क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, ऐसा हो जाएगा, एक्स ए को कॉमन निकाल रहा हूं, ये आगे लिख देता हूं मैं, ठीक है, चलो पी नॉट बी लिख देता हूं, फिर क्या किया मैंने, एक्स ए को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रख रहे हैं, क्योंकि पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ऐसा हो जाएगा, यस और नो, तो ये हो गया पी टोटल का फॉर्मूला, ठीक है, ये हो गया पी टोटल का फॉर्मूला। वैसे तो इसको कोई फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, सिंपल डेरिवेशन ही है, बट अगर याद रखना हो, ठीक है, और इसके ऊपर से राहुल का थर्ड स्टेटमेंट, इफ यू नो वेपर प्रेशर्स ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, पी नॉट ए, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इन अ प्योर फॉर्म, मतलब पी नॉट एंड पी नॉट बी अगर आपको पता है और किसी एक के मोल फ्रैक्शन पता है, एंड यू नो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन ऑफ देम, देन यू कैन फाइंड टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट है, यस और नो। थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे राउल्स लॉ का, थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे राउल्स लॉ का, the total vapor pressure of a binary solution, total vapor pressure of binary solution containing volatile components, can be calculated if we know partial vapor pressure of both, if we know partial vapor pressure of both component in a pure form, and mole fraction of
and mole fraction of any of them. ये तीसरा स्टेटमेंट है। क्लियर है बातें, समझ में आ रहा है? सीधा सीधा ही लो है, उसके जैसा ही, हेनरी जैसा ही। हेनरी में बीच में केज रखते थे, इसमें क्या रखना है? पी नॉट ए। समझ में आ रहा है? पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर इन अ प्योर फॉर्म। ठीक है, प्योर फॉर्म क्या होता है? जब अकेला होता है तब मेजर कर लेने का। ठीक है, उसको प्योर फॉर्म बोलेंगे। यस और नो? यस और नो? चलो, डाल्टन्स लॉ याद है आपको? डाल्टन्स लॉ क्या कहता है? अगली बार करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डाल्टन्स लॉ एंड राउल्स लॉ। ठीक है, अभी इतना ही रखो, तब तक सी यू सून।